साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 12 के रसायन विज्ञान पार्ट 3 वैद्युत रसायन का आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे, जिसमें पहला विषय है हमारा फैराडे के नियम। फैराडे के निम्नलिखित 2 नियम हैं जो इस प्रकार हैं, चलिए देखते हैं। फैराडे का प्रथम नियम है विद्युत अपघटन में जो विद्युत अपघटन की क्रिया होती है, इसमें किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की मात्रा जो होती है, किसी विद्युत अपघटन में उपस्थित जो पदार्थ होता है, पदार्थ की मात्रा जो होती है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है। वैद्युत अपघटन में किसी इलेक्ट्रोड पर उपस्थित पदार्थ की जो मात्रा होती है, पदार्थ की मात्रा प्रवाहित धारा के समानुपाती होती है। यानी पदार्थ की मात्रा जो W होगी वो अनुक्रमानुपाती होती है, समानुपाती होती है उसमें बहने वाली धारा I की समय के साथ में। समय यदि 1 हो तो हमारी जो विद्युत धारा होती है समानुपाती होती है किसके, पदार्थ की मात्रा के। क्योंकि हम लोगों को पता है Q बराबर IT होता है, विद्युत धारा और समय का गुणनफल जो है हमारा आवेश कहलाता है। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे W अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q के, यानी W बराबर लगाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक Z लग जाएगा, ZQ आ जाएगा। तो W बराबर हमारा हो जाएगा ZIT। ये हमारा है फैराडे का प्रथम नियम। फैराडे का प्रथम नियम यही है कि जो किसी विद्युत अपघटन में जो इलेक्ट्रोड होते हैं उन पर उपस्थित जो पदार्थ की मात्रा होती है उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। नेक्स्ट देखते हैं फैराडे का सेकंड नियम। फैराडे का द्वितीय नियम है यदि दो अलग अलग क्या चीज़, यदि दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में, दो अलग अलग विद्युत अपघट्य के विलयन में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। एक ये विद्युत अपघट्य रखा, एक इधर रखा है, तो दो अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, इसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। इसका मतलब ये है कि इसमें अगर 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो इसमें भी 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाए। तो जो पदार्थों की मात्राएं हैं, क्या चीज़, पदार्थ की दोनों में मात्राएं और क्या, तुल्यांकी भार दोनों के, पदार्थ की मात्राएं और तुल्यांकी भार समानुपाती होते हैं आपस में। तो जो पदार्थ की मात्रा होती है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। जैसे इस पदार्थ की मात्रा W है तो ये समानुपाती होगा इस पदार्थ के किसके, तुल्यांकी भार के। इस पदार्थ की मात्रा अगर W2 है तो ये समानुपाती होगा इस पदार्थ के तुल्यांकी भार के। तो हमें क्या प्राप्त होगा कि W1 बटे W2 बराबर हो जाएगा E1 बटे E2, जहाँ E1 एंड E2 क्या है, तुल्यांकी भार हैं। तो फैराडे का द्वितीय नियम यही है कि दो अलग अलग विद्युत अपघट्य हैं, अगर इसमें समान आप विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इनके जो पदार्थ की मात्रा है वो तुल्यांकी भार के समानुपाती हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, हमारा अगला विषय है धारा दक्षता क्या होती है। धारा दक्षता वास्तविक उपज जो हमारी होती है और सैद्धांतिक उपज का अनुपात हमारा धारा दक्षता कहलाता है। वास्तविक उपज और सैद्धांतिक उपज का जो अनुपात होता है वो हमारा धारा दक्षता कहलाती है। फार्मूला होता है धारा दक्षता बराबर वास्तविक उपज बटे सैद्धांतिक उपज। धारा दक्षता से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल है किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ से 200 वास्तविक उपज प्राप्त होती है। वास्तविक जो उपज प्राप्त होती है हमारी वो 200 है, लेकिन इस विद्युत अपघट्य पर फैराडे के नियम को लागू किया जाए। जो ये वैद्युत अपघट्य है इस पर अगर फैराडे का नियम लागू किया जाए, इसकी सैद्धांतिक उपज जो है हमारी 800 हो जाती है। सैद्धांतिक उपज कितनी हो जाती है, 800 हो जाती है। तो हमें धारा दक्षता ज्ञात करना है। वास्तविक उपज हमें दी है 200 और सैद्धांतिक उपज हमें दे रखी है 800 है, और हमें धारा दक्षता निकालना है तो हम लोग फार्मूला लगा के निकाल लेंगे। सॉल्यूशन देखते हैं। वास्तविक उपज हमारा 200 है, सैद्धांतिक उपज हमारा 800 है, तो इसमें फार्मूला लगाएंगे धारा दक्षता बराबर हो जाएगा वास्तविक उपज और सैद्धांतिक उपज, और इंटू 100 लगाया जाता है। वास्तविक उपज हमें दे रखा है, सैद्धांतिक उपज हमें दे रखा है, इन दोनों की वैल्यू रख के 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। वास्तविक उपज हमारा है 200, सैद्धांतिक उपज हमारा है 800 और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 00 से 00 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 200 बटे 8, तो इसको हम लोग 4 से भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 और ये 0 आ गया।
तो ये 2 से काटेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 आ जाएगा। वैद्युत अपघटन के अनुप्रयोग यानी वैद्युत अपघटन का हम लोग कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट है वैद्युत लेपन क्या होता है। वैद्युत लेपन, जब किसी एक धातु की सुरक्षा के लिए, कोई एक धातु हमने ले रखी है, उसकी सुरक्षा के लिए दूसरी धातु का लेपन किया जाता है। जैसे हमने कोई धातु ले रखी और वो ख़राब होने वाली है तो उस पर हम किसी दूसरी धातु का लेप लगा देंगे ताकि चिकना बना जाए और वो ख़राब ना हो, तो इसे कहा जाता है विद्युत लेपन। उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल, फेरस के ऊपर, फेरस मतलब लोहा, लोहा के ऊपर धातुमल की परत चढ़ाने पर इस पर जंग नहीं लगती है। तो जो हमारा फेरस होता है इसके ऊपर धातुमल की परत चढ़ाई जाती है जिससे इस पर जंग न लगे। विद्युत अपघटन का हमारा नेक्स्ट अनुप्रयोग है सिल्वर धातु का वैद्युत लेपन होता है। किसका? सिल्वर धातु का। जो हमारा सोना होता है इसका भी विद्युत लेपन होता है, गोल्ड धातु का लेपन होता है। धातुओं को शोधन के द्वारा अपघटन उनका किया जाता है। गैसों का उत्पादन होता है उसमें भी विद्युत अपघटन होता है। यौगिकों का जो उत्पादन करते हैं उसमें भी विद्युत अपघटन की क्रियाएँ होती हैं। नेक्स्ट विषय है हमारा इम्पॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। इलेक्ट्रोड विभव, चलिए देखते हैं। जब किसी धातु के छड़ को, कोई धातु है उसके छड़ को धातु के लवण के जली में डुबोया जाता है। कहने का मतलब है कि जैसे फेरस धातु है तो इसके धातु के लवण यानी कौन सा? फेरस सल्फेट हो जाएगा। तो जब किसी धातु को उसी धातु के लवण के जली विलयन में, ये हमने विलयन में रखा है, इसमें डुबोया जाए। जैसे ये मान लीजिए कि ये फेरस की छड़ है तो इसको इसमें डुबोया जाए तो धातु की छड़ तथा विलयन की तली के मध्य, ये जो हमारी धातु है इसकी छड़ तथा इस विलयन के तली के मध्य एक यहाँ पर विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। जब किसी धातु की छड़ को धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाए, जब किसी धातु की छड़ को धातु के लवण के जली विलयन में डुबोया जाए तो धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य, धातु की छड़ तथा विलयन के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है और इस प्रकार उत्पन्न हुए विभवांतर को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे इसमें हम लोग कापर ले लें और कापर की जो छड़ है इसको कॉपर सल्फेट के विलयन में डाल दिया जाए। ये हमारा कॉपर सल्फेट का विलयन है, इसमें डाल दिया जाए तो इस कॉपर की छड़ के मध्य और इस विलयन की तली के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा जिसे हम लोग कहेंगे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को ई से व्यक्त करते हैं, कैपिटल ई से व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक हमारा क्या होता है? इसका मात्रक हमारा होता है वोल्ट होता है। इलेक्ट्रोड विभव की निर्भरता, चलिए देखते हैं इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर होता है। जो इलेक्ट्रोड विभव होता है ये धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है कि वो धातु कैसी है। ये 1 नंबर में पूछा जाता है कि निम्न में से किस पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। तो धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, आयनों की सांद्रता पर निर्भर करता है, विलयन के तापमान पर निर्भर करता है और विलयन की जो मोलरता होती है, क्या चीज़? मोलरता जो होती है, विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है। तो इलेक्ट्रोड विभव जो हमारा होता है धातु की प्रकृति पर, आयनों की सांद्रता पर, विलयन के तापक्रम पर और विलयन की मोलरता पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग देखते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है? जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, जब किसी धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता में डुबोया जाता है। यदि आप लोगों को इलेक्ट्रोड विभव क्लियर हो गया है तो इसको समझने में परेशानी नहीं होगी। इलेक्ट्रोड विभव में सिर्फ इतना जोड़ा गया है कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता, बाकी पूरी परिभाषा हमारी इलेक्ट्रोड विभव से रिलेटेड है। मानक इलेक्ट्रोड के लिए सिर्फ यहाँ पर 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 मोलर आयन सांद्रता जोड़ना जरूरी है। तो जब किसी धातु की छड़ को, कोई धातु की छड़ है हमारे पास, धातु की छड़ को 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, यानी इसका तापमान यदि रखा जाए 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता में, इसका जो विलयन अंदर भरा हुआ है इसकी सांद्रता है 1 मोलर। कितनी है?
1 मोलर। तो 1 मोलर आयन सांद्रता में डुबोया जाता है तो क्या धातु की छड़ और विलयन की तली के मध्य, धातु की छड़ और विलयन की तली के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है इसे हम लोग कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि जब किसी धातु की छड़ को सिर्फ इतना जोड़ना है 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर 1 मोलर आयन सांद्रता में डुबोया जाए तो धातु की छड़ और विलयन की तली के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न होता है जिसे क्या कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग देख चुके हैं, कैपिटल ई से प्रदर्शित करते थे। मानक इलेक्ट्रोड विभव को हम लोग ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं, इसको नॉट बोलते हैं या ई जीरो भी बोल सकते हैं। ई नॉट से व्यक्त करते हैं और इसका भी मात्रक हमारा वोल्ट होता है। नेक्स्ट विषय है हमारा इलेक्ट्रोड विभव तथा मानक इलेक्ट्रोड विभव में संबंध। दोनों में क्या रिलेशन है इलेक्ट्रोड विभव और मानक इलेक्ट्रोड विभव में, चलिए देखते हैं। माना ई इलेक्ट्रोड विभव है और ई नॉट क्या है मानक इलेक्ट्रोड विभव है। m प्लस जो सांद्रता है धातु आयन की सांद्रता है, स्मॉल m प्लस जो सांद्रता है ये चिन्ह सांद्रता का है। स्मॉल m प्लस सांद्रता जो है धातु की सांद्रता है तो इनमें क्या संबंध होगा, इनमें संबंध होता है E बराबर ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन स्मॉल n log 10 और ब्रैकेट में m प्लस सांद्रता। तो ये कई बार बोर्ड पेपर में पूछा गया है, 1 नंबर में आता है या फिर कभी कभी 2 नंबर में आता है, तो उसमें हमें इन दोनों के बीच संबंध लिखना होता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ई बराबर ई नॉट प्लस 0.0591 अपॉन स्मॉल n log 10 और m प्लस सांद्रता। अगला विषय है हमारा रिडॉक्स विभव क्या होता है। रिडॉक्स विभव, आप लोगों ने रिडॉक्स अपक्रियाएं पढ़ी होगी, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अपक्रियाएं होती है रिडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। अब यहाँ हम लोग पढ़ने वाले हैं रिडॉक्स विभव क्या होता है। जब किसी सेल के अंदर, कहाँ की बात कर रहा है, कोई सेल है उसके अंदर, किसी सेल के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है, किसी सेल के अंदर ऑक्सीकरण और अपचयन क्रियाएँ साथ साथ होती हैं तो फिर वही आ गया, सेल की छड़ तथा विलयन की तली के मध्य एक विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। सिर्फ थोड़ा थोड़ा जोड़ना है और परिभाषा बदलती जाएगी। जब किसी सेल के अंदर, यहाँ बात सेल के अंदर हो रही है और ऑक्सीकरण अपचयन की अपक्रिया हो, साथ साथ हो, तभी तो रिडॉक्स कहलाएगा। ऑक्सीकरण और अपचयन की अपक्रियाएं साथ साथ होती हैं तो जो सेल की छड़ है, आपकी किसकी छड़ है, सेल की जो छड़ है और विलयन के तली के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होगा तो ऐसे विभवांतर को हम लोग क्या कहेंगे, रिडॉक्स विभव कहेंगे। और इससे भी हम लोग ई नॉट से ही व्यक्त करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।